जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बिट टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बैंकिंग के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें दोस्तों आरबीआई के बारे में भी कुछ फैक्टर्स बताए थे। हमने आपको बताया था दोस्तों, जब दोस्तों हमारी फर्स्ट जो अ, बैंक जो खुली थी, जिसको हम दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं, 1760 में जो खुली गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कॉमर्शियल जो हमारी प्रेसिडेंट जो बैंक थी, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। प्रेसिडेंट जो बैंक थी, जिनको हम बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं। इन सभी बैंकों के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था। सॉरी, फर्स्ट जो बैंक दोस्तों खुली थी वो 1770 में खुली थी। आपको मैंने 1760 में बोल दिया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं, और इसके बाद दोस्तों 3 प्रेसिडेंट बैंक खुली थी, जो कि एक तो आपकी 1806 में खुली थी, जिसको बैंक ऑफ बंगाल कहते हैं, और एक 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे खुली थी, और एक आपकी 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खुली थी। और 1921 में दोस्तों इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इम्पीरियल बैंक बना दिया गया। और फिर 1955 में दोस्तों 1955 में आपका 1955 में दोस्तों इनको इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है दोस्तों कि अब सरकार अपने अंडर में ले लेती है। राष्ट्रीयकरण में दोस्तों किसी भी बैंक को सरकार अपने अंडर में ले लेती है। फिर राष्ट्रीयकरण जब इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ दोस्तों, तो इसका नाम एसबीआई कर दिया गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप कह सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, आपको दोस्तों इलाहाबाद बैंक के बारे में पढ़ाया था। इसके इलाहाबाद बैंक के बारे में बताया था कि ये 2020 में मर्ज होकर, यानी 2020 में इंडियन बैंक में यह मर्ज हो गई। इसके बारे में डीपली डिस्कशन किया। और फिर 1881 में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। हालांकि ये दोस्तों अंग्रेजों का यहाँ पर पैसा ज़्यादा जमा था, और पैसा जो था इस बैंक में अंग्रेजों का था, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे वो इंडियन लोग संभाल रहे थे। इस तरीके से ये फर्स्ट बैंक मैनेज बाय इंडियंस थी। और इसके बाद दोस्तों 1894 में आपकी पीएनबी बैंक खोली गई थी, पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन दोस्तों यह उस टाइम पर खोली गई थी जब आपका पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा था। जब दोस्तों पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, उस टाइम पर आपका पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर में था। लेकिन दोस्तों बाद में 1947 में जब पाकिस्तान जब भारत से अलग हो गया, तो फिर यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लाया गया। और इस तरीके से दोस्तों वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में। और यह दोस्तों पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक आपकी प्रथम भारतीय बैंक थी, क्योंकि दोस्तों इसको जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो भारतीय लोग थे, आपके लाला लाजपत राय और एक दयाल सिंह। ये दोनों व्यक्ति आपके भारतीय थे, इसलिए इसको प्रथम भारतीय बैंक कहते हैं। और एक सेंट्रल बैंक थी दोस्तों जो आपकी स्वदेशी बैंक थी। और यह दोस्तों आप इसमें हमारे देशवासियों का सबका पैसा था, और अपने देश के वासियों के ही द्वारा इसको बनाया गया था, सेंट्रल बैंक यानी कि सीबीआई को। इसकी स्थापना दोस्तों सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में हुई थी। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आपको आरबीआई बैंक के बारे में बताया। आरबीआई बैंक के बारे में बताया था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बैंक थी, अपनी अपनी करेंसी, अपने अपने नियम कानून अलग अलग बना रहे थे। तो इनको दोस्तों चलाने के लिए फिर एक मेन सेंट्रल बैंक को खोला गया। सेंट्रल बैंक की स्थापना के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। और इसको हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं, रॉयल आयोग के नाम से भी जानते हैं। और इसकी सिफारिश यानी कि इसकी सलाह पर ही दोस्तों आपकी आरबीआई की स्थापना हुई। और फिर 1934 में दोस्तों एक्ट आया, आरबीआई एक्ट। फिर दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में आपकी आरबीआई की स्थापना हो गई। इस तरीके से दोस्तों उस टाइम पर जब स्थापना हुई थी, तो तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो वो दोस्तों 5 करोड़ रुपए के साथ में स्थापना हुई थी। 5 करोड़ रुपए की पूंजी से इसकी स्थापना हुई। और उस टाइम पर दोस्तों ये आपकी
आपकी दोस्तों यह प्राइवेट एक बैंक थी, लेकिन बाद में इसका 1955 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1949 में, सॉरी दोस्तों, 1949 में, फिर 1 जनवरी आप कह सकते हो, 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और यानी कि सरकार के अंडर में चलने लगी दोस्तों। इसके लिए फिर आरबीआई में उस टाइम पर ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी, शक्तियों को दोस्तों और बेहतरीन नियम कानून बनाने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। और इसकी दोस्तों ये आपका लाया गया था 1949 में, यानी कि जो आरबीआई के नियम कानून को बनाने के लिए, यानी कि आरबीआई को ज़्यादा पावर देने के लिए। और इस एक्ट के द्वारा ही आपकी बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही आरबीआई को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई। और दोस्तों आपके वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो आपके शक्तिकांत दास हैं, और दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इनके बारे में आपको बता दिया था मैंने। और दोस्तों आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बताया था, जो अंग्रेज गवर्नर थे, जो फर्स्ट जो थे गवर्नर उनका नाम था ऑफशॉर्न स्मिथ ऑसबॉर्न स्मिथ थे दोस्तों, जो कि 1935 से 37 तक रहे थे। फिर दूसरे जो दोस्तों भारतीय प्रथम गवर्नर जो थे उनका नाम था सीडी देशमुख। इस तरीके से दोस्तों ये भारत के गवर्नर बने थे। और अगर हम दोस्तों आरबीआई के द्वारा कुछ आरबीआई के जो फंक्शन थे उनके बारे में हम थोड़ी बहुत बात की थी। आरबीआई के जो कार्य हैं, यानी कि आरबीआई सबसे पहला जो कार्य था वो आपका नोटों को जारी करता था। और नोटों को जारी करने का दोस्तों, नोट जो जारी किया करते थे वो आपके 2 तरीके के होते हैं नोट। एक तो आपके प्रिंटेड दोस्तों होते हैं और एक आपके होते हैं कॉइन्स, यानी कि दोस्तों जो कि टकसाल में, जिनको टकसाल में दोस्तों, जो टकसाल है अलग अलग दोस्तों डिस्ट्रिक्टों में टकसाल खोली गई हैं जिनमें आपके कॉइन्स का निर्माण होता है। तो टकसालों में भी दोस्तों आपके दोस्तों ये टकसाल यानी कि कॉइन्स भी बनाए जाते हैं आरबीआई, और आपके प्रिंट नोट्स भी आरबीआई के द्वारा ये दोनों के दोनों आपके इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। प्रिंट के मैंने दोस्तों आपको बता दिए थे कहाँ पर आपके इन प्रिंट यानी कि प्रिंट की छपाई की नोटों की छपाई होती है, यानी कि दोस्तों को जो नोटों की छपाई होती है, नोटों की छपाई जो होती है दोस्तों, ये 4 जगह हैं जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ। पहला देवास है, दूसरा आपका सालबोनी है, और तीसरा नासिक है, और एक मैसूर है। इन 4 जगहों पर दोस्तों नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस है। और भारत में दोस्तों जहाँ जिस जगह पर आपके प्रिंट जो नोट हैं वो प्रिंट किए जाते हैं, वो इन 4 जगहों पर किए जाते हैं। और जो सिक्के जो दोस्तों सिक्के बनाए जाते हैं, यानी सिक्के जो बनते हैं वो आपके मुंबई में बनता है। एक दोस्तों मुंबई में बनते हैं, और दूसरा नोएडा में बनता है, और तीसरा दोस्तों कोलकाता में, चौथा हैदराबाद में। डिटेल के साथ मैंने दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। अब दोस्तों हम दोस्तों बताने वाले हैं आरबीआई के जो मेन मेन कार्य हैं, किन क्या क्या कार्य हैं इनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों नोटों का निर्गमन, ये मैंने आपको बता दिया। इश्यूइंग ऑफ नोट्स, यानी कि नोटों को इशू करता है सबसे पहली बात तो। आपके चाहे दोस्तों आपके नोट प्रिंटिंग वाले नोट हों, और या आपके दोस्तों कॉइन्स हों, जो कि दोस्तों मिंट यानी कि टकसाल में बनाए जाते हैं। इन दोनों को जो जारी करता है वो आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है जारी। और दूसरा जो पॉइंट है वो सरकार का बैंक किसको कहा जाता है आरबीआई को दोस्तों। सरकार का बैंक क्यों कहते हैं, और इसलिए दोस्तों सरकार के रूप में दोस्तों यह सरकार के बैंक के रूप में यह काम करता है। यानी कि सरकार के जो भी खाते होते हैं, जो भी सरकार का लेन देन होता है, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का जो भी लेन देन होता है, वो सभी का सब कुछ होता है वो दोस्तों आरबीआई करता है। चाहे आपका दोस्तों आईएमएफ बैंक हो गई, चाहे दोस्तों आपकी वर्ल्ड बैंक हो गई, चाहे दोस्तों आपकी आपकी दोस्तों ये चाहे कौन सी भी बैंक हो गई, जो इंटरनेशनल जो अगर इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी लोन का लेन देन होता है वो आपका आरबीआई बैंक करती है। सरकार की तरफ से जो दोस्तों प्रतिनिधि जो करती है वो आपकी आरबीआई बैंक करती है। इसलिए दोस्तों हम आरबीआई को सरकार का प्रतिनिधि बैंक भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों सरकार का प्रतिनिधि करने वाली जो बैंक है वो आपकी आरबीआई है, इसलिए हम इसको सरकार का बैंक कहते हैं। जितने भी दोस्तों जो आरबीआई के जो दोस्तों सारे काम होते हैं, आरबीआई जो सारे काम करता है वो सरकार की तरफ से दोस्तों करता है, इसलिए हम सरकार की इसको बैंक कहते हैं। अगर दोस्तों सरकार को पैसे चाहिए अगर दोस्तों सरकार को पैसे चाहिए, सरकार की जो ट्रेजरी है दोस्तों, जहाँ पर रुपए रखे जाते हैं, और वहाँ से भी दोस्तों सरकार
सरकार को दोस्तों जो रुपए की जो लेन देन करेगी वो आपकी आरबीआई बैंक ही करेगी। जो दोस्तों सरकार के वित्त से संबंध फाइनेंस से संबंधित जो भी काम होते हैं वो आपकी आरबीआई ही देखती है, आरबीआई ही देखती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट है आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि बैंकों का जो बैंकों को जो दोस्तों दोस्तों पैसा देना है या बैंकों के लिए जो भी लाइसेंस जारी करना है, बैंक आरबीआई आरबीआई ही दोस्तों इन सब के लिए कानून बनाती है। चाहे दोस्तों जितने भी कॉमर्शियल बैंक हो जाए, चाहे आप सभी जानते हो आईसीआईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, चाहे कौन सी भी बैंक हो जाए, इन सभी बैंकों के लिए जो भी लाइसेंस इशू किए जाते हैं कि आप हाँ अब आप बैंक खोल सकते हो, या उनके लिए जो भी गाइडेंस या जो भी नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं और इनको जो रुपया दिया जाता है बैंकों को, वो सभी के सभी दोस्तों आरबीआई के द्वारा ही दिया जाता है। और इसको दोस्तों आरबीआई को हम अंतिम ऋणदाता के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो दोस्तों आपकी जितनी कॉमर्शियल बैंक हैं, आपकी चाहे दोस्तों इनको अगर ये दोस्तों कहीं से भी रुपए लेना चाहती हैं, कहीं उधार लेना चाहती हैं, अगर इनको नहीं मिलता है, अगर दोस्तों किसी दूसरी बैंक से लेने चाहते हैं, अगर और किसी दूसरी बैंक से लेना चाहते हैं, अगर ये मार्केट से रुपया लेना चाहते हैं, अगर इनको कहीं से रुपया नहीं मिलता है बैंकों को, तो भी अंतिम रूप से फिर आरबीआई के पास ही जाते हैं। इसलिए फिर आरबीआई को दोस्तों इन्हें रुपया आरबीआई से इनको रुपया मिल जाता है, तो इसलिए आरबीआई को दोस्तों अंतिम ऋणदाता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमको कुछ मान के चलो एक पेंट शर्ट खरीदना है, अगर हमको एक जोड़ी पेंट शर्ट अगर खरीदना है, तो इसके लिए हमको रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम अपने दादा दादी से मांगेंगे। अब इनके पास भी नहीं मिला हमें, तो फिर हम अपनी मम्मी के पास से मांगेंगे, या मम्मी आप कह सकते हैं, या फिर भाई बहन के पास से मांगेंगे। इन्होंने भी मना कर दिया है देने से, या फिर हम अपनी मम्मी से मांगेंगे, तो मम्मी ने भी अगर हमको देने से मना कर दिया, रुपए देने से मना कर दिया, फिर अंतिम रूप रहेगा पापा के पास जाने का। तो पापा के अगर पास जाएंगे तो यहाँ पर हमको रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर आरबीआई समझ सकते हो इसको। दोस्तों आरबीआई यहाँ पर आप इस पॉइंट को समझ सकते हो कि यहाँ पर हमको अंतिम रूप से रुपए मिल जाते हैं। तो ये आपके दोस्तों जो रुपए देने वाला होता है उसको अंतिम ऋणदाता कहते हैं। तो पिताजी आपके दोस्तों अंतिम ऋणदाता हो जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर किसी ने नहीं दिए। तो इसी तरीके से दोस्तों बैंकों का भी काम होता है। अगर इनको एक जगह नहीं मिला, दूसरी जगह नहीं मिला, तीसरी जगह नहीं मिला, तो अंतिम रूप से दोस्तों इन्हें आरबीआई के पास से रुपए मिल जाते हैं। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। इसको कंट्रोलर ऑफ फॉरेन रिजर्व कहते हैं, यानी कि विदेशी विनिमय का नियंत्रक कहा जाता है। विदेशी नियंत्रक क्या होता है दोस्तों, आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। इसको आप कह सकते हो, जिससे हम हिंदी में विदेशी विनिमय का नियंत्रक कहते हैं। विदेशी विनिमय का नियंत्रक का मतलब होता है दोस्तों, जब भी हम दोस्तों व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश से, तो जो व्यापार किया जाता है वो दोस्तों डॉलर में किया जाता है। दोस्तों डॉलर में ये व्यापार किया जाता है, ये आपकी डॉलर विदेशी मुद्रा होती है। और इस विदेशी मुद्रा को हम कह सकते हैं, ये जो विदेशी विनिमय किया जाता है, इस विदेशी विनिमय को जो देखता हो, यानी कि आप कह सकते हो जो विदेशी में हमें दोस्तों व्यापार करना है, तो इसका जो प्रबंधन किया जाता है वो आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे पास अगर दोस्तों इंडियन रुपए को दोस्तों हम डॉलर में व्यापार करेंगे, तो डॉलर में जो चेंज करेंगे, तो इसका जो सभी का सभी मैनेजमेंट जो होता है वो आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। हम दोस्तों व्यापार तो आपका डॉलर में करते हैं। अब जो डॉलर की जो व्यवस्था करनी होती है वो आपकी आरबीआई का काम है। आरबीआई इसको एक्सचेंज करेगी, यानी कि इसका आरबीआई इसको देखेगी। और जो दोस्तों हमारे एक्सचेंज जो रेट होते हैं, विनिमय जो दर होती है, इसको दोस्तों इसका भी जो काम ये भी आपका आरबीआई करता है। यानी एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे दोस्तों आप कह सकते हो हमारे देश की मुद्रा के सापेक्ष दूसरे देश की मुद्रा का रेट रेट जो होता है उसकी देखरेख आपकी आरबीआई करती है। जैसे हमारा मान के चलो दोस्तों यूएसए का $1 है, हमारा इंडियन रुपीस के मान के चलो अभी आप कह सकते हो, यानी कि 80 रुपए के बराबर है।
तो इसकी इसकी देख रेख जो करता है वो आपका आरबीआई करता है। यानी एक्सचेंज रेट के बारे में आपका जो काम है वो आरबीआई करता है। जैसे रुपए की अपेक्षा डॉलर कितना चल रहा है, या आपका दोस्तों कह सकते हो डॉलर की अपेक्षा हमारा रुपए कितना चल रहा है, इन चीज़ के बारे में आपका जो मैनेजमेंट है वो आपका आरबीआई करता है। वही दोस्तों मैंने लिखा है कि विदेशी विनिमय का जो नियंत्रण है यानी विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन है वो हमारा आरबीआई करता है। विदेशी इस विदेशी विनिमय का जो नियंत्रण है यानी विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन है, और उसका प्रबंधन आपका विदेशी मुद्रा का प्रबंधन आरबीआई करता है। जैसे आप कह सकते हो दोस्तों, जैसे हमारा जो भारत का जो दोस्तों विदेशी विदेशी मुद्रा भंडार है, कभी आपने देखा होगा सुना होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार आपका भर गया है, कभी देखा होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आपका घट गया है। तो ये सभी का सभी जो मैनेजमेंट किया जाता है वो आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जैसे हम विदेश से भारत में आते हैं तो हमारे पास दोस्तों डॉलर होते हैं, तो डॉलर को जो एक्सचेंज किया जाता है, तो एक्सचेंज करके यहाँ पर डॉलर जो यहाँ से जाएंगे वो दोस्तों इनका सभी का सभी मैनेजमेंट आपका आरबीआई करता है, आरबीआई देखता है। जब दोस्तों इस इन चीज के लिए दोस्तों इन विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए दोस्तों एक कानून बना था, और जिसके आधार पर विदेशी विनिमय पर नियंत्रण किया जाता था। विदेशी विनिमय का जो नियंत्रण जाता था, इसके लिए एक कानून बनाया गया था जिसको फेरा एक्ट कहा जाता है दोस्तों। फेरा एक्ट 1973 के आधार पर दोस्तों विदेशी विनिमय का नियंत्रण किया जाता था। इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जिसे विदेशी विनिमय अधिनियम कहते हैं। इस नियम में दोस्तों बहुत सारी कठिनाई थी। इस नियम में दोस्तों फेरा एक्ट में 1973 वाले में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, इसलिए दोस्तों इसको बंद कर दिया गया फेरा एक्ट को। फेरा एक्ट को दोस्तों यानी कि इस वाले एक्ट को बंद कर दिया गया, इसकी जगह पर दूसरा एक्ट आया फेमा एक्ट 1999 में। और इसलिए दोस्तों 1999 में जो एक्ट आया जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, तो इसीलिए दोस्तों इसको हम विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के तहत ही हम दोस्तों विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने बताया विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन किया जाता है वो आरबीआई करता है, और विदेशी मुद्रा का जो भंडार को जो कंट्रोल किया जाता है वो भी आरबीआई करता है। और हमारी मुद्रा को जो एक्सचेंज होता है दोस्तों, जो विनिमय दर होता है, ये मैंने आपको पॉइंट बताया। ये जो विनिमय दर है दोस्तों, यानी इसे कह सकते हैं जो हमारी देश की जो मुद्रा है इसका एक्सचेंज जो होता है वो दूसरी देश के साथ, वह जो वह जो देखता है वो दोस्तों आपका आरबीआई देखता है। जैसे कि आपके रुपए यानी कि विनिमय जो दर है वो आप कह सकते हो कि जो हमारे रुपए की अपेक्षा डॉलर कितना आगे चल रहा है, और हमारा दोस्तों डॉलर की अपेक्षा रुपया कितना कम चल रहा है, कितना चल रहा है, उसके बारे में ये आपका एक्सचेंज रेट है, इसको आरबीआई ही देखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साख का नियंत्रण। अब दोस्तों साख क्या होता है? साख का नियंत्रण जो किया जाता है वो आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और साख का जो निर्माण किया जाता है वो आपका कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों साख क्या होता है, मैं आपको साख बता देता हूँ साख एक्चुअली में क्या होता है। यह आप कह सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप कह सकते हो साख को एक इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप लोन जो होता है वो बाजार में जा रहा है। साख का मतलब दोस्तों आप कह सकते हो कि जो बाजार में लोन जाता है उसी को हम साख कहते हैं। यानी कि बाजार में बाजार में कितना लोन जा रहा है, बाजार में कितना लोन जा रहा है, इसी को दोस्तों साख कहा जाता है। बाजार में कितना लोन जा रहा है वही दोस्तों साख कहलाता है। और लोन देने का जो काम किया जाता है वो दोस्तों आपका कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। यानी कि साख का जो निर्माण होता है, यानी कि लोन जो बाजार में दोस्तों कितना लोन जा रहा है,
तो इसका जो निर्माण किया जाता है वो आपका कॉमर्शियल बैंक का किया जाता है, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, और नियंत्रण दोस्तों आरबीआई रखता है। दोस्तों एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे जैसे दोस्तों जैसे मैंने तुमसे कहा, जैसे दोस्तों ये मैं हूँ, मान के चलो ये मैं हूँ, और ये मैं हूँ दोस्तों, और ये तुम हो। एग्जाम्पल देने से आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये मैं हूँ दोस्तों, और ये तुम हो। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि मुझे आप 10,000 रुपये दे दो, तो आपने मुझको 10,000 रुपये दे दिए। और मैंने आपको कहा कि मैं आपको मान के चलो मैं आपको 5 तारीख तक दे दूंगा। आपने मुझे 1 तारीख को दिए, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 5 दिन बाद ये रुपए मैं 10,000 आपके वापस कर दूंगा। ले आपने कहा ठीक है। तब दोस्तों फिर उसके बाद जब 5 तारीख निकल गई, 5 तारीख निकल गई, आपकी डेट आ गई 10 तारीख। और 10 तारीख, अगर 10 तारीख आ गई, अब आपने मुझसे कॉल की, 10 तारीख को आप मुझसे कॉल कर रहे हो, आपने मुझसे कॉल की 10 तारीख को, और मैं आपकी कॉल को उठा नहीं रहा हूँ। मैंने आपकी कॉल को आपने मुझसे 10 तारीख, 5 तारीख का मैंने आपसे वादा किया, लेकिन आपने 10 तारीख को मुझसे कॉल की। मैं आपकी कॉल को नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि मैं आपके रुपए नहीं दे पा रहा हूँ। यानी कि जब मैंने आपको दोस्तों 10 तारीख का वादा किया, और फिर दोस्तों ऐसे करते करते आपकी तारीख आ गई 20, मान के चलो 20 डेट आ गई, और 20 तारीख को मैंने, यानी कि मैंने 20 तारीख को आपकी कॉल उठाई। मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे रुपए मांगे, तो मैंने आपसे ऐसे कह दिया, कुछ बहाना मार दिया दोस्तों कि अभी नहीं हो पाए, इस तरीके से मैं आपके कुछ दिनों में अरेंज कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अरेंज करते करते निकल गया 1 महीना। 1 महीना निकल जाए अगर, और फिर उसके बाद 1 महीना निकल जाए, मैंने आपके रुपए टालते गया। यानी कि आप कह सकते हो मैंने भुला दिए उन रुपयों को। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर मुझे 10,000 रुपये की अगर ज़रूरत पड़ जाए, फिर 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए, फिर मैं आपके पास जाऊंगा कि भाई मुझे 10,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये उधार दे दो। और फिर आप मुझसे एक पॉइंट बात कहोगे कि आपने मुझे पूरा पहले वाले तो दे नहीं पा रहे, मेरे जो मैंने आपको ये वाले पहले वाले दिए थे, ये तो आप मुझे दे दे नहीं पा रहे, और तो नए वाले आप कहाँ से दे दोगे? आप नए वाले कहाँ से लौटा दोगे? तो इसका मतलब ये आपका मतलब ऐसे आप ये मुझसे कह सकते हो कि आपने जो हमको मैंने आपको जो पहले वाले रुपए दिए, वो आप मेरे लौटा नहीं पा रहे, और ये वाले कैसे लौटाओगे? यानी कि आप कह सकते हो तुम्हारी तुम्हारी साख अच्छी नहीं है। यानी कि दोस्तों मेरे पास पहले वाले ही रुपए नहीं है, इसका मतलब मेरी साख अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं आपको लौटा नहीं पा रहा हूँ। यानी दोस्तों इसके लिए आप कह सकते हो कि जो बैंक होती हैं वो जब लोन देती हैं जनता को, तो एक उनका क्रेडिट बैंक होता है। क्रेडिट बैंक जो होता है, यानी कि जो दोस्तों क्रेडिट स्कोर होता है। बैंक लोन देने से पहले इस क्रेडिट स्कोर को चेक करती हैं, और उस स्कोर के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हो उस स्कोर के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो वो आपको लोन दे देंगे। और अगर दोस्तों क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं देंगे। यानी दोस्तों लोन को अदा करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, यह आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको दोस्तों लोन दे दिया जाएगा। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको आपको आपका क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो यही दोस्तों क्रेडिट ही आपका साख कहलाता है। क्रेडिट स्कोर ही आपका दोस्तों साख कहलाता है। आपका जैसे जैसे मेरे मेरे पास ये 10,000 मैंने आपको रुपए नहीं दे पाए, तो इसका मतलब मेरी साख अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको आपको ये 10,000 रुपये नहीं दे पाए। और इसी तरीके से दोस्तों यानी कि क्रेडिट का एक स्कोर होता है। अगर ये आपका अच्छा नहीं है तो आपको पहले अब दोस्तों लोन नहीं मिल पाएगा। अगर ये अच्छा होगा तो आपको लोन मिल जाएगा, तो अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मेरा ये अच्छा नहीं था इसलिए मुझे फिर से इसने नहीं दिए। अगर मेरा ये वाला इसको अगर मैं इसको वापस कर देता दोस्तों, अगर ये वाला मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा होता तो मुझे फिर से लोन मिल जाता। तो इसी को दोस्तों कहा जाता है आपका साख, यानी कि क्रेडिट। वही दोस्तों साख का निर्माण आप नियंत्रण आपका आरबीआई करती है, और साख का निर्माण आपका कॉमर्शियल बैंक करती है।
यानी दोस्तों साख का मतलब आप कह सकते हैं जो लोन बाजार में जा रहा होता है उसी को हम साख कहते हैं। और अगर या आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिल जाएगा, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो लोन जो बाजार में जाता है उसी को दोस्तों साख यानी कि क्रेडिट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। और लोन देने का जो काम किया जाता है, ये साख का जो दोस्तों निर्माण किया जाता है वो आपका, ये दोस्तों आपको साख वाख समझने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको इतना समझना है कि लोन समझना है। लोन का देने का जो काम होता है वो आपका कॉमर्शियल बैंक करती हैं, या आप इनको वाणिज्य बैंक भी कह सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे सभी के सभी। नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का निर्माण आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसको हम फॉर्मुलेटेड में मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का दोस्तों एक्चुअली में जो निर्माण किया जाता है वो देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने के लिए दोस्तों मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। तो ये मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना ही आपका मौद्रिक नीति कहलाता है। दोस्तों महंगाई को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। और जो मौद्रिक जो नीति होती है दोस्तों इसको आरबीआई ही बनाता है, आरबीआई ही आपका बनाता है। इसका निर्माण भी आपका आरबीआई करता है और इसका इस पॉलिसी को भी जो बनाता है वो आपका आरबीआई बनाता है। क्यों बनाता है दोस्तों? क्योंकि महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। अब दोस्तों महंगाई को नियंत्रण किया भी जाएगा क्योंकि इसके भी कुछ टूल्स होते हैं। बिना टूल्स के तो दोस्तों किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। कुछ नियम कानून रखे जाते हैं तभी किसी चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। मौद्रिक नीति को आरबीआई बनाता है और आरबीआई के अंदर दोस्तों एक आपका, आप कह सकते हो आरबीआई के अंदर एक समिति होती है, एक कमेटी होती है जिसको कहते हैं एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई के अंदर ही दोस्तों एक कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और जिसे हम मौद्रिक नीति समिति कहते हैं, और यही आपकी दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। यह दोस्तों समिति जो है आपकी आरबीआई के अंदर आती है, एमपीसी, और इसके द्वारा आपका दोस्तों मौद्रिक नीतियों को बनाया जाता है। अगर हम दोस्तों एमपीसी के सदस्य के बारे में बात करें तो इसके 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक आरबीआई का गवर्नर, जो दोस्तों आरबीआई का इस एमपीसी का जो अध्यक्ष होता है वो आपका आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है दोस्तों वो एमपीसी का अध्यक्ष होता है। इसमें 6 सदस्य में से दोस्तों आपके 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के, और आपका दोस्तों 3 सदस्य होते हैं सरकार की तरफ से। इसमें दोस्तों एमपीसी में 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के और 3 सदस्य होते हैं आप जो दोस्तों वर्तमान में जो सरकार है उसके 3 सदस्य होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मौद्रिक नीति के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले बात करें मौद्रिक नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं, और इस नीति को दोस्तों आपका आरबीआई क्यों बनाता है उसके बारे में भी बात करते हैं। इससे दोस्तों जो बनाता है आरबीआई क्यों बनाता है, इसलिए बनाता है क्योंकि दोस्तों देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। दोस्तों देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपका मौद्रिक नीतियों को बनाया जाता है। और दोस्तों प्राइस जो बढ़ रहे हैं, प्राइस को एक स्टेबल करने के लिए आपका मौद्रिक नीति को बनाया जाता है। एक ये उद्देश्य हो गया। मूल्य स्थिरता को दोस्तों स्टेबल करने के लिए आपकी मौद्रिक नीतियों को बनाया जाता है, जिससे कि आपकी मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाए। और साथ ही साथ में दोस्तों ऐसा ना हो कि आपके ये मूल्य यानी कि जो प्राइस है वो आपके दोस्तों बढ़ जाएं, और ऐसा भी ना हो कि आपके दोस्तों मूल्य आपके घट जाएं किसी भी वस्तुओं के। इन दोनों को मैनेज करने के लिए मौद्रिक नीतियों को बनाया जाता है, मूल्यों को स्थिर रखने के लिए और यानी कि प्राइस स्टेबल रखने के लिए। दूसरा जो उद्देश्य है दोस्तों वो देश के अंदर जो विकास हो, विकास करने के लिए आपका दोस्तों डेवलपमेंट किया जाता है। मौद्रिक नीतियों को दोस्तों क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो अगर आपके दोस्तों देश के अंदर अगर दोस्तों मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि पैसा जब देश के अंदर ज़्यादा हो जाता है, अगर दोस्तों हमारी जेब में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर हमारी डिमांड है, मांग है ऑटोमेटिक है बढ़ जाएगी। एक दोस्तों कब लैपटॉप लेंगे बढ़िया, एक दोस्तों मोबाइल बढ़िया सा लेंगे, और दोस्तों टीवी एलसीडी लगवाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी मांगे बढ़ जाएंगी, गाड़ी हो जाएगी, एक बंगला हो जाएगा। दोस्तों ये मांग बढ़ा देगा आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया।
तो इसी तरीके से दोस्तों जब देश में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो लोगों की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब दोस्तों डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर आप समझ सकते हो कि वो मिलने वाली अगर 10 का सामान होगा तो वो ही दोस्तों आपको 100 का सामान बेचने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड यानी कि सप्लाई यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड दोस्तों आपकी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपकी दोस्तों 10 का सामान 100 का मिलने लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों डिमांड बढ़ने से आपकी महंगाई भी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसको भी दोस्तों स्थिर करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति का यहाँ एक उद्देश्य है मूल्य स्थिर रखने के लिए। और दूसरा दोस्तों अगर मनी सप्लाई भी कम हो गई, अगर देश के अंदर पैसे भी नहीं रहे तो आपकी दोस्तों फिर डिमांड है, मांग भी कम हो जाएगी। और जब मांग कम हो जाएगी दोस्तों तो फिर बहुत ज़्यादा इस इन्फ्लेशन यानी कि दोस्तों इन्फ्लेशन भी आपका कम हो जाएगा, मन यानी आप कह सकते हो महंगाई भी आपकी दोस्तों कम हो जाएगी। तो महंगाई को दोस्तों फिर महंगाई को और आपकी ना ज़्यादा बढ़े और ना ज़्यादा कम हो, इसलिए इसके प्राइस में दोस्तों स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको मौद्रिक नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट सभी के सभी समझ में आए होंगे। अब दोस्तों क्या 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 दोस्तों इनकी ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से टूल्स हैं ऐसे जो कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौद्रिक नीति के उपकरणों की। तो इसमें किन किन उपकरणों का यूज होता है, जैसे दोस्तों अगर आप घर बनाते हो तो घर बनाने के पहले आपके पास मिस्त्री होना चाहिए। मिस्त्री होगा फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास सीमेंट, ईंट, सरिया और ये सभी की सभी चीज़ हों। और आपके पास अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें और आपके पास साथ में अगर दोस्तों पानी भी हो, ये अगर सब सारी की सारी चीज़ें जो आपके पास हैं तो आपका घर बन जाएगा। अगर दोस्तों मान लो आपके पास पानी नहीं है तो फिर आपका दोस्तों घर नहीं बन पाएगा। दोस्तों अगर पानी नहीं हो तो आपका घर नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से देश के अंदर दोस्तों महंगाई है। देश के अंदर अगर महंगाई है दोस्तों, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के कुछ टूल्स हैं। आरबीआई के अंदर कुछ टूल्स हैं दोस्तों महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अगर इनमें से कोई एक टूल्स नहीं हुआ तो दोस्तों महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से हमारे पास अगर पानी नहीं हुआ तो घर नहीं बन पाएगा, उसी तरीके से अगर कुछ एक टूल्स नहीं हुआ तो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमें महंगाई को कंट्रोल करना है तो इन टूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें घर बनाना है तो इन सभी की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जितने भी टूल्स बताऊंगा इन सभी की सभी ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों टूल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं। अब टूल्स के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे। पहला जो टूल्स है दोस्तों, मौद्रिक नीति के उपकरण जो हैं जिनके द्वारा हम महंगाई को कंट्रोल करते हैं, उनमें से सबसे पहला जो टूल्स है, ये दोस्तों जितने भी टूल्स मैं आपको बताऊंगा ये सभी के सभी टूल्स दोस्तों आपकी ब्याज की दर होती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट को अगर दोस्तों ज़्यादा कर देंगे या आप दोस्तों कम कर देंगे तो सीधा का सीधा आपका सीधा आप कह सकते हो दोस्तों आपके जो लोन होते हैं वो महंगे। अगर दोस्तों हमने अगर आपकी जो ब्याज की दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, अगर इसको ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया तो हमारे जो लोन होते हैं वो दोस्तों आपके महंगे हो जाएंगे और आपके सस्ते भी हो जाएंगे। तो जिससे कि दोस्तों आपके देश के अंदर का जो पैसा है वो कंट्रोल में होता है, जिससे दोस्तों मैंने आपको पॉइंट बताया था जिससे कि ये स्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे मूल्य स्टेबिलिटी आ जाती है और आपके डेवलपमेंट भी होता है। ये सभी की सभी चीज़ें होती हैं दोस्तों। टूल्स में सबसे पहला जो टूल्स है जिसको हम बैंक रेट कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पहला आपका बैंक रेट है जिसे हम बैंक दर कहते हैं। मान के चलो दोस्तों बैंक दर आपकी 6.75% हो, ये आपकी मान लो दोस्तों बैंक रेट है। बैंक रेट की अगर हम बात करते हैं, बैंक रेट होता क्या है दोस्तों, यह एक ब्याज की दर होती है। बैंक रेट जो है आपकी दोस्तों, बैंक रेट आपकी एक ब्याज की दर होती है। और ये दोस्तों आपको ये बैंक रेट जो होता है वो हमें इधर हर महीने, हर साल, हर महीने में दोस्तों, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर महीने में ये आपका बैंक रेट बदलते रहते हैं दोस्तों ये सभी। यानी आप कह सकते हो बैंक रेट जो होता है दोस्तों, यह बैंक दर जो है यह एक इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई पैसा उधार देता है।
बैंक रेट जो दोस्तों है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, बैंक रेट यानी कि आपका बैंक दर ऐसा बैंक दर जो है, या आपका बैंक रेट है, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई दोस्तों, जो आरबीआई दोस्तों पैसा उधार देता है। और किसको देता है दोस्तों? जो कि आपको किसको देता है? ये आपके कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। उसी को हम दोस्तों बैंक रेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा क्या मैंने कहा था दोस्तों। जब बैंक रेट आपका क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। जिस यानी जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई पैसे उधार देता है, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों मैं। आप कह सकते हो दोस्तों, जो आपका बैंक रेट है, बैंक रेट वो है इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई पैसे उधार देता हो। किसको देता हो दोस्तों? आपके कॉमर्शियल बैंक को। यानी दोस्तों, और कॉमर्शियल बैंक को देता हो एक लंबे समय के लिए। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बैंक रेट वो है इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई पैसे उधार देता है कॉमर्शियल बैंकों को एक लंबे समय तक। उसी को हम दोस्तों बैंक रेट कहते हैं। मान के चलो दोस्तों, बैंक रेट मान लो 6.7% है। इस रेट पर हमने दोस्तों आपके कॉमर्शियल बैंकों को एक लोन दे दिया, और वो भी एक लंबे समय तक। इस रेट पर दोस्तों हमने आपका एक कॉमर्शियल बैंकों को रुपए दे दिए एक लंबे समय तक, तो उसी को हम बैंक रेट कहते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका ये लिखा है, मैंने आपको आरबीआई ये बताया, आरबीआई बैंक रेट क्या होता है आपका 6.7 मान लो। जब आरबीआई दोस्तों 6.75% रेट पर, यानी कि इंटरेस्ट रेट पर, जब कॉमर्शियल सीबी का मतलब होता है दोस्तों कॉमर्शियल बैंक, जब कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक कहते हैं दोस्तों कॉमर्शियल बैंकों को, जब पैसा उधार देता है एक लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक, तो उसको हम बैंक रेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा दे दोस्तों, अगर हम इसी पॉइंट के बारे में, अगर नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करें, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बैंक रेट क्या होता है? जिस जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई पैसे उधार देता है कॉमर्शियल बैंक को वो भी लंबे समय के लिए, उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। अब दोस्तों, जब भी आरबीआई अगर बैंक रेट को जब बढ़ा देती है, ये हमारी आरबीआई है, और ये दोस्तों बैंक रेट आपका जो है, अगर दोस्तों 6.75% से मान के चलो, ये हमारा दोस्तों 6.75% तभी दोस्तों बैंक रेट चल रहा है मान के चलो। अगर ये दोस्तों बढ़ा दे आरबीआई, अगर दोस्तों इस रेट को बढ़ा के 7.85 कर दे, अगर दोस्तों बैंक रेट अगर बढ़ा देती है, तो जो दोस्तों लोन होते हैं, वो भी फिर महंगे हो जाते हैं। जो लोन होते हैं दोस्तों, वो भी महंगे हो जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों हो गया कि आपके जो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, अ, वो आपके दोस्तों, अब इन कॉमर्शियल बैंकों को जो आपके दोस्तों लोन है, वो आपके लोन कह सकते हो, आप पैसा कह सकते हो, वो यहाँ पर दोस्तों पैसा भी उनको महंगी ब्याज पर मिलेंगे। यहाँ पर जो दोस्तों लोन हो जाएंगे, वो लोन भी आपके महंगे हो जाएंगे। और लोन महंगे हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जब आरबीआई ने अपने बैंक रेट जब बढ़ा दिया, जब इसकी वजह से आपके लोन महंगे हो गए, तो आपका दोस्तों जब लोन महंगे हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो आरबीआई दोस्तों जब अपने लोन महंगे कर देता है, यानी कि अपने आपका दोस्तों जो बैंक रेट को बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से लोन महंगे हो जाते हैं, तो यहाँ पर जिसकी वजह से दोस्तों आपकी जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई भी दोस्तों आपकी यहाँ पर कम हो जाती है। यानी कि दोस्तों जब लोन महंगे हो जाएंगे, और जब लोन महंगे हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर आप यहाँ पर आप कह सकते हो दोस्तों, हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो जिस वजह से दोस्तों आपके इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी आपकी कम हो जाती है। मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, कि जो अब हमारी आरबीआई बैंक रेट को अगर बढ़ा देती है, इसका मतलब हो जाता है कि कॉमर्शियल बैंक्स को भी महंगे ब्याज पर पैसा मिलेगा। जो दोस्तों आपकी कॉमर्शियल बैंक, ये आपका आरबीआई बैंक ने अगर दोस्तों
आरबीआई ने अगर दोस्तों आपके बैंक रेट को बढ़ा दिया तो हमारी कॉमर्शियल जो बैंक है इनको भी महंगे ब्याज पर पैसा मिलेगा। अब दोस्तों इनको जब महंगे ब्याज पर पैसा मिलेगा, तो जब इनको महंगे ब्याज पर पैसा मिलेगा दोस्तों, तो ये क्या कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगी, ये जब ये कॉमर्शियल बैंक किसको पैसा देंगी दोस्तों, ये जनता को पैसा देती हैं। ये जनता को पैसा देंगी दोस्तों, ये भी आपके महंगे महंगे पैसे जनता को देंगी। ये भी दोस्तों कॉमर्शियल बैंक जो है ये जनता को महंगे ब्याज पर फिर पैसे देंगे, क्योंकि आरबीआई दोस्तों आरबीआई ने इन पर आपका दोस्तों बैंक रेट बढ़ा दिया। तो ये कॉमर्शियल बैंक अपना दोस्तों लोन जनता को बांटती हैं, तो जनता को भी महंगा पैसा देंगी, लोन पर महंगे लोन पर पैसा देंगी। तो जनता जब दोस्तों इनसे पैसा लेगी ही नहीं, क्योंकि इनको महंगे लोन पर पैसा दिया जा रहा है, तो जनता को जब दोस्तों पैसा दिया नहीं जाएगा, लेंगी नहीं, तो हमारे देश के अंदर रुपया ज़्यादा पहुंचेगा ही नहीं। यानी मनी सप्लाई भी दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी कम। मनी सप्लाई जब दोस्तों कम हो जाती है हमारे देश के अंदर, तो फिर यहाँ पर दोस्तों इन्फ्लेशन महंगाई भी आपकी कम हो जाती है। तो वही दोस्तों ये पॉइंट है, इन्फ्लेशन भी यहाँ पर कम हो जाएगा। मनी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन भी दोस्तों महंगाई भी आपकी कम हो जाएगी। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करें, और अगर हमारी अगर दोस्तों हमें अगर जैसे मंदी, जब दोस्तों मंदी आती है, जब मंदी कब आती है आपकी, मैंने आपको बताया था डिफ्लेशन, जब मंदी कब आती है आपकी दोस्तों, मंदी कब आएगी, यानी कि आप मंदी जब कह सकते हो दोस्तों हमारी जब आप कह सकते हैं मंदी कब आएगी दोस्तों, जब दोस्तों बैंक रेट जब हमारा कम हो जाता है, बैंक रेट दोस्तों कम हो जाएगा, तो बैंक रेट कम हो जाएगा दोस्तों, तो आप कह सकते हो यहाँ पर मान के चलो आरबीआई ने दोस्तों बैंक रेट कम कर दिया। यही मान लो दोस्तों जब 7.885 से था, अब बैंक रेट हम यहाँ पर, यानी कि जो आरबीआई दोस्तों अब जो लोन दे, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट पर जो पैसा उधार देगी वो कम रेट पर देगी, मान के चलो 3.5% पे दे रही है। तो यानी बैंक रेट यहाँ पर आरबीआई ने अगर कम कर दिया, तो यहाँ पर दोस्तों लोन भी सस्ते हो जाएंगे। लोन जो है दोस्तों वो भी सस्ते हो जाएंगे बैंक रेट पर, अगर बैंक रेट कम कर दिया तो लोन सस्ते हो जाएंगे दोस्तों। और जब लोन सस्ते हो जाएंगे तो दोस्तों आपका जो मनी सप्लाई है, यानी कि देश के अंदर बहुत सारा पैसा हो जाएगा। मनी सप्लाई भी दोस्तों यानी देश के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, यानी कि आपका ये मैं यहाँ पर दोस्तों मनी सप्लाई भी आपका बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से दोस्तों आपकी महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से ही दोस्तों आपकी आपकी जो है महंगाई भी बहुत भयंकर बढ़ जाती है। जब दोस्तों ये मंदी आती है तब, जब मंदी आती है दोस्तों तब आपकी आरबीआई बैंक रेट कम कर देती है। तो जब बैंक रेट दोस्तों कम कर देगी तो लोन सस्ते हो जाएंगे, मार्केट में रुपया आ जाएगा, तो रुपया आ जाएगा तो फिर महंगाई को ये लोग बढ़ा देते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपकी ये पहला आपका मौद्रिक नीति का उपकरण हुआ। इस तरीके से आपका दोस्तों इस तरीके से इससे महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, ना तो दोस्तों महंगाई कम हो और नहीं दोस्तों ज़्यादा हो। अगर दोस्तों महंगाई कम हो रही है तो आपके दोस्तों अ, लोनों को बढ़ा दिया जाएगा, बैंक रेट को दोस्तों बढ़ा दिया जाएगा। बैंक रेटों को बढ़ा दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपके लोन भी महंगे हो जाते हैं, और लोन महंगे हो जाएंगे तो दोस्तों महंगाई भी थोड़ी हल्की कम हो जाती है। अगर दोस्तों आपकी इन्फ्लेशन महंगाई को बढ़ाना है तो बैंक रेट को कम कर दो, लोन सस्ते हो जाएंगे और मनी सप्लाई दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाएगी, और आपके इन्फ्लेशन भी दोस्तों आपके बढ़ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आपका रेपो रेट है। रेपो रेट के बारे में बात करें, रेपो रेट के बारे में बात करें दोस्तों, रेपो रेट जो होता है जिसे हम रेपो दर कहते हैं, और ये दोस्तों जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट के बारे में बात करें, यह आपका रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई पैसा, इसकी इसकी दोस्तों डेफिनेशन थोड़ा आपको लिखा देता हूँ। इसको आर समझो, रेपो रेट आप कह सकते हो, रेपो रेट। जब रेपो रेट दोस्तों वह इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई पैसा उधार देती है। किसको दे दोस्तों, कॉमर्शियल बैंक को। और ये दोस्तों ये कॉमर्शियल बैंक ही अपना पैसा जनता में बांट देते हैं। और यह दोस्तों जो पैसा उधार दिया जाता है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। जब दोस्तों
रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आपका आरबीआई दोस्तों आपका पैसा उधार देती है कॉमर्शियल बैंक को, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। वो भी आपका 15 दिन के लिए। आपका 15 दिन के लिए दोस्तों मान के चलो, आपका कोई दे दिया रेट, ये रेपो रेट आपका 6.5% है, ये आप मान सकते हो। रेपो रेट आपका दोस्तों आरबीआई ने, यानी कि दोस्तों रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है, ये वाला आप समझ सकते हो। ये आपका रेपो रेट ऐसा वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देती है एक शॉर्ट टाइम के लिए। उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट क्या था दोस्तों? बैंक रेट और आपका दोस्तों रेपो रेट सेम होते हैं, लेकिन दोस्तों टाइम ज़्यादा होता है। आपका दोस्तों बैंक रेट क्या था? और बैंक रेट वह इंटरेस्ट रेट था जिस पर आरबीआई पैसे उधार देता था कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टाइम के लिए। और रेपो रेट क्या है दोस्तों? रेपो रेट वह रेट इंटरेस्ट होता है, वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई पैसा उधार देती है कॉमर्शियल बैंकों को एक शॉर्ट टाइम के लिए। उसी को हम दोस्तों रेपो रेट कहते हैं। अब दोस्तों आरबीआई, अगर हम दोस्तों अगर रेपो रेट के बारे में बात करें, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं यार। यदि आरबीआई रेपो रेट को अगर बढ़ाएगी, अगर रेपो रेट को अगर दोस्तों ये बढ़ा देगी आरबीआई, तो हमारे लोन महंगे हो जाएंगे। लोन दोस्तों महंगे हो जाएंगे, और लोन लोन महंगे हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर आपका मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। लोन महंगे हो जाएंगे तो दोस्तों कोई भी फिर रुपए लेने नहीं आएगा, लोन लेगा ही नहीं। तो लोन लेगा नहीं तो दोस्तों फिर आपकी जो मनी सप्लाई है, यानी कि देश के अंदर पैसा ज़्यादा पहुंचेगा नहीं, तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी दोस्तों, रुपए ज़्यादा मार्केट में आएंगे नहीं, तो फिर आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। महंगाई भी दोस्तों यहाँ पर आपकी कम हो जाती है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी जो आरबीआई है दोस्तों, अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट, अगर आपका रेपो रेट को कम कर देती है, रेपो रेट को अगर दोस्तों कम कर देती है, तो यहाँ पर लोन आपके सस्ते हो जाते हैं। और लोन सस्ते हो जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाती है। लोन सस्ते होंगे तो लोग बाग यहाँ पर रुपए ले लोन लेने बहुत लोग पहुँच जाएंगे, और लोन लेने पहुँच जाएंगे तो मार्केट में दोस्तों बहुत ज़्यादा रुपया आ जाएगा। तो आपका मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, यानी पैसे ज़्यादा आ जाते हैं देश के अंदर, और जिसकी वजह से दोस्तों आपकी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। दोस्तों आपका मनी सप्लाई जब ज़्यादा होगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो दोस्तों आप सप्लाई, जब दोस्तों डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो जिसकी वजह से आपकी महंगाई बढ़ जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जब मनी सप्लाई कम है तो आपकी डिमांड भी कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी तो दोस्तों आप चीज़ों को मांगोगे ही नहीं, तो जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन है वो भी आपका दोस्तों यहाँ कम हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका बढ़ जाता है। आप दोस्तों कह सकते हो जैसे कि अगर रेपो रेट अगर दोस्तों बढ़ जाएगा, मान के चलो 3% से 3%, 3.5% से अगर हमने 8.5% हमने रेपो रेट कर दिया, यानी कि इतने 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 इंटरेस्ट रेट पर हम अब किसी वाणिज्य वाणिज्य यानी कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार देंगे। और अगर दोस्तों वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए, तो यहाँ पर हम दोस्तों जो पैसा दे रहे हैं इतने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, यानी इतने लोन महंगा महंगा दे रहे हैं। तो ये दोस्तों जब आपका कॉमर्शियल बैंक लेंगे, तो फिर ये भी दोस्तों आपकी जनता में बांटेंगे। जब जनता में दोस्तों ये आपकी जनता में जब ये इसी रेट पर महंगे रेट पर और महंगे रेट पर दोस्तों ये लोन प्रोवाइड करेंगे, जब दोस्तों जनता यहाँ से रुपये लेगी नहीं तो यहाँ पर देश के अंदर रुपया पहुँचेगा नहीं। तो रुपया जब अंदर देश के अंदर पहुँचता नहीं है तो फिर डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी, चीज़ों को ज़्यादा मांगोगे नहीं, ज़्यादा इच्छाएं नहीं जताओगे। तो जब इच्छाएं नहीं जताओगे दोस्तों, तो फिर आपकी चीज़ों की दोस्तों जो महंगी होती है वो गिरावट आ जाती है, महंगाई भी आपकी कम हो जाती है। तो दोस्तों आपका जो आपके ये टूल्स हैं जितने भी, ये महंगाई को ना ज़्यादा बढ़ने देते हैं और ना ज़्यादा घटने देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका रेपो रेट भी उस तरीके से रखा जाता है, जो कि आपका बैंक भी ले लें और किसान लोग भी यानी भारत के लोग भी ले लें, और इतने सस्ते भी नहीं किए जाते हैं कि दोस्तों कि जिससे कि ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए। और अगर दोस्तों आरबीआई अगर आपके रेपो रेट को अगर कम कर देती है, यहीं पर दोस्तों 8 दशमलव की जगह 8.5% की जगह रेपो रेट अगर यहाँ पर फिर से इतना कम अगर दे 4.5%, तो जब दोस्तों इतना का रेपो रेट कम हो जाएगा तो फिर यहाँ पर लोन सस्ते हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट पर, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पर जो पैसा उधार दिया जाएगा एक शॉर्ट टाइम के लिए कॉमर्शियल बैंक को कम रेट पर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रुपया ज़्यादा ले लिया जाएगा। फिर ये भी दोस्तों जनता में बहुत सारा रुपया बांट देंगे कम रेट पर, तो जिसकी वजह से जनता में जब रुपया पहुंच जाएगा तो दोस्तों डिमांड इन लोगों की बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद
आपकी मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो फिर दोस्तों महंगाई भी ज़्यादा आ जाती है। वही 10, अगर दोस्तों 10 हमारे पास सप्लाई है और लोग बाग डिमांड कर रहे हैं 100 की, तो यहाँ पर दोस्तों 10 का प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा बिकने लगेगा, 100 का, क्योंकि इसको तो पता है कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है तो हम कितने का भी बेचेंगे फिर भी हमारा बिक जाएगा, तो आपकी यहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। रेपो रेट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रिवर्स रेपो रेट आपका वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक को अपना पैसा ले जाकर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख देता हूँ दोस्तों। ट्रिपल आर वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर दोस्तों सीबी यानी कॉमर्शियल रेट अपना पैसा उधार देती है। वहां पर दोस्तों आरबीआई पैसा उधार दे रही थी और यहाँ पर आपका कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा उधार दे आरबीआई को, उसी को हम दोस्तों रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वहां पर दोस्तों आरबीआई दे रही थी जिस रेट इंटरेस्ट रेट पर और पैसा उधार, अब यहाँ पर दोस्तों सीबी यानी कॉमर्शियल बैंक देती हैं। जब दोस्तों कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं, जब वो जिस इंटरेस्ट रेट पर जब आरबीआई को पैसा उधार देती हैं या पैसा रखने के लिए देती हैं तो उनसे इंटरेस्ट लेती हैं, तो उसी को हम दोस्तों रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मान के चलो इतना दे दे, इतना ले लेती हैं, ये आपका 3.35% दोस्तों आपकी सीबीआई को इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब आरबीआई भी इन पर नियम लागू करता है, इन पर दोस्तों इनको रिवर्स, अगर दोस्तों ट्रिपल आर जो होता है रिवर्स रेपो रेट को अगर आरबीआई बढ़ा देगा, यहाँ पर आरबीआई का दोस्तों काम होता है, अगर दोस्तों आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा, यानी कि जब कॉमर्शियल जो बैंक होती हैं ये अपना पैसा आरबीआई को जाकर दे देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर मान के चलो रिवर्स रेपो रेट 3.35% से बढ़ाकर माने चलो 8.45% कर दिया, तो जो कॉमर्शियल बैंक है दोस्तों, कॉमर्शियल बैंक जनता में रुपया अपना नहीं देंगी। जनता सोचेंगे कि जनता को देने से फायदा क्या है, वहां से ये इनको कम रेट पर देना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो हम आरबीआई को रुपया दे देते हैं। तो आरबीआई को दोस्तों ये अपना कॉमर्शियल बैंक सभी का सभी रुपया दे देंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमें यहाँ पर आरबीआई फायदा दे रही है, रिवर्स रेपो रेट इतना बढ़ा दिया है, तो अपना सभी सब पैसा आरबीआई को दे देती है दोस्तों। जब आरबीआई का काम ही यही होता है दोस्तों, इसको मार्केट से रुपए उठाने होते हैं, जिससे अगर दोस्तों मार्केट में रुपया पहुंच जाएगा तो फिर आपका महंगाई बढ़ जाएगी और इनको रुपए यहाँ से मार्केट से उठाने पड़ते हैं। तो आरबीआई दोस्तों इन कॉमर्शियल बैंक को रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर अपने पास सब रुपया ले लेती हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों जो देश के अंदर मनी सप्लाई आपकी कम हो जाती है, और मनी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो दोस्तों आपकी महंगाई भी कम होती है। ये दोस्तों इसलिए आपको रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है आरबीआई को, कि देश के अंदर रुपया ज़्यादा ना हो। अगर रुपया ज़्यादा होगा तो आपका रिवर्स रेपो रेट, यानी कि आपका दोस्तों रुपया ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपकी महंगाई बढ़ जाएगी। और फिर दोस्तों आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को घटाती कब है, ये भी घटा देती है। जब दोस्तों रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाए, फिर से 3.35 कर दिया जाए, तो यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि आरबीआई को अगर दोस्तों यहाँ पर कॉमर्शियल बैंकों को पता है अगर हमें आरबीआई को देंगे तो फायदा क्या है, यहाँ पर रिवर्स रेट हमको 3.3% इंटरेस्ट रेट पर ही हमको इतना ही पैसा मिलेगा, हम जनता को ज़्यादा रुपए में दे सकते हैं। यहाँ पर 4.5 आप 8-5% में दे सकते हो, इतने इतने इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हो। तो जो कॉमर्शियल बैंक है दोस्तों जनता को यहाँ पर अपना रुपया बांट देती है, और जनता में जब दोस्तों रुपया जाता है तो वहाँ मनी सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है, रुपए जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर महंगाई भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरीके से महंगाई घटती है और किस तरीके से आपकी महंगाई बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब अगर आपकी दोस्तों जब मंदी आ जाती है, तो मंदी में दोस्तों क्या होता है, आपकी दोस्तों मंदी में फिर रुपये यहाँ पर रुपया पहुँचाती है आरबीआई, रुपये जब मार्केट में पहुँचा देगी तो फिर आपकी महंगाई बढ़ा देती है। तो ये आपको दोस्तों दोनों चीज़ें मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए भी और दोस्तों विकास के लिए, इसलिए ये आपके दोस्तों टूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी के सभी दोस्तों पॉइंट समझ में आए होंगे।
और अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हम फिर और भी हमारे कुछ टूल्स रहेंगे उनके बारे में भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।